कक्षा 12 केमिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कराने वाला हूं हिमांक में अवनमन, इस पर आधारित प्रश्न, परासरण दाब, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं हिमांक क्या होता है, फिर समझेंगे हिमांक में अवनमन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी द्रव है और द्रव को हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर दिया। तो जैसे पानी हम फ्रीजर में लगा देते हैं, फ्रीज में पानी रख देते हैं तो वो ठोस हो जाता है, कभी कभी बर्फ भी बन जाता है, बनता है नहीं बनता है, यानी कि वो ठोस बन जाता है। तो कोई भी द्रव जैसे कि लाइक जल, जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाए, यानी ताप पर कितने ताप उसका कम किया जाए कि वो बर्फ बन जाए, यानी कि कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर पर ठोस में बदलता है वो टेम्परेचर आपका हिमांक कहलाता है। यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में प्राप्त करता है, ठोस अवस्था प्राप्त करता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। यदि जल को, यानी कि जो पानी होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि पानी नॉर्मल, जैसे कि अब आजकल 30-35, टेम्परेचर 40 तक भी चला गया, ऊपर भी निकल गया, लेकिन अब जैसे नॉर्मल हमारा कमरे का टेम्परेचर 25 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वही पानी का होगा। पानी को लगातार हम कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं उसका टेम्परेचर, तो जैसे ही 0 डिग्री पाएगा तो वो द्रव से गैस, यानी द्रव से ठोस बन जाएगा, अर्थात वो बर्फ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बर्फ जो बनता है पानी, तो वो कितने पर बन जाता है? 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। आगे बात करते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। भाई, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब वो कमी, हिमांक में कमी। कमी कब आएगी? जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, जैसे कि कोई भी विलेय पदार्थ को घोला जाता है, तो विलायक के हिमांक में कमी हो जाती है, तो जिसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसको हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात को ऐसा समझो। अरे क्या खुल गया? ओके, ये देखिए। हम्म, ओके। जैसे कि यहां पर हिमांक, हिमांक हमने आपको समझा दिया क्या? यह वह ताप है, यानी कि कोई भी द्रव, द्रव जिस ताप पर, यानी कि जिस ताप पर क्या बनेगा? ठोस। कोई भी द्रव जिस ताप पर क्या बनेगा? ठोस बनेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। अब हिमांक में कमी, ऐसे समझ लीजिएगा, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब सीधे सीधे कमी। तो होता क्या है कि जब किसी, जैसे कोई द्रव है, द्रव, अब मान लीजिए कि इसमें ये द्रव है 50 डिग्री पर, ये मान लीजिए कि 50 नहीं, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस में बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस में बदल जा रहा है। ओके। अब जब हम इसमें कोई भी अवाष्पशील, वाष्पशील कोई भी विलेय पदार्थ मिला देंगे, अर्थात इसमें कोई एक पदार्थ इसमें घोल देंगे, अर्थात कोई ऐसा पदार्थ लेकर आए जो इसमें घुल जाए, अवाष्पशील पदार्थ लेकर आए, तब फिर इसका जो हिमांक है, हिमांक, अब ये 0 डिग्री पर बर्फ बन रहा था, तो फिर ये -2 डिग्री पर बर्फ बनेगा। मान के चल रहे, मतलब इसका हिमांक घट गया, 0 था, 0 से और कम हो गया, 0, -1, -2, तो और 0 से और कम हो गया। अभी तक तो 0 पर बन रहा था ये ठोस, लेकिन अब किस पर बनेगा? और इसको और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो यही कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं, तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर हम क्या ले लें कि भैया 1000 ग्राम विलायक ले ले, विलायक जैसे कि जल है, और इसमें 100 ग्राम में क्या ले लूं? 100 ग्राम में इसमें विलेय ले लूं, यानी कि जो घोलने वाला जो पदार्थ है। अब इसको इसमें घोल दूंगा तो कितने डिग्री की कमी आएगी, हिमांक में कितने डिग्री की कमी आएगी, उस कमी को मैं क्या बोलूंगा? हिमांक में मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक बोलूंगा उसे।
उसे क्या बोलूंगा मैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोलल अवनमन स्थिरांक। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, याद समझ लिया कि 1000 ग्राम विलायक में, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में जितनी कमी होगी, अर्थात हिमांक में जो कमी अर्थात अवनमन होगा, वही मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा, या उसी को हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको के एफ से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी के एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो के एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एम यानी कि विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, टीएफ, टीएफ का मतलब क्या है, हिमांक। देखिए ये क्या था, हिमांक में अवनमन, और स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार इंटू 1000, ये फॉर्मूला होगा। इसका मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले पर आधारित सवाल होगा। कैसे सवाल होगा जरा देखिएगा, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टीएफ बट्टे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या था, के एफ का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ। नीचे क्या था, नीचे था स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक न्यूमेरिकल करके मैं आपको बताता हूं, तब अच्छे से ये सवाल समझ में आएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या है सवाल देखिएगा, इसको बड़ा कर ले रहा हूं मैं, ये देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 17.1 ग्राम सुक्रोज, जिसका अणुभार, अणुभार दे रखा है नहीं दे रखा तो पहले आपको सुक्रोज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसका अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री पाया गया, यानी इतने अवनमन पाया गया, यानी कि उसके हिमांक में इतने की कमी आ गई। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो, यह सवाल है। अब सवाल में देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, याद है आपको फॉर्मूला क्या था, के एफ बराबर फॉर्मूला था स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भैया ये स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम, एम का मतलब अणुभार, स्मॉल है तो छोटा, छोटी चीज क्या होती है, विलेय, तो विलेय का अणुभार है ये, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलायक का, सॉरी विलेय का भार, विलेय का भार। क्योंकि स्मॉल यानी छोटा है तो छोटा है, विलेय छोटा रहता है, कम मात्रा में रहता है, विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीएफ क्या है, मोलल यानी कि हिमांक में अवनमन, क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब भैया एक जो पदार्थ होगा, यानी कि एक विलयन जब बनेगा तो विलयन में क्या क्या चीज रहेंगी, एक तो विलायक रहेगा, एक विलायक रहेगा प्लस एक उसमें विलेय रहेगा, ये चीज आपको पता है। चलिएगा अब सवाल में देखो, सवाल में देखो 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि ऐसा समझो, सुक्रोज समझ लो चीनी, ऐसा समझ लो कि 17.1 ग्राम चीनी को जल में घोलेंगे तो ये क्या चीज है, ये विलेय होगी, और 100 ग्राम जो जल है ये विलायक होगा, क्योंकि वैसे भी पता चल रहा है विलायक यहां पर 100 ग्राम, विलायक ज्यादा रहता है, विलेय कितना है 17.1 ग्राम है। तो अब आपको पता चल गई विलेय क्या है, ये जो सुक्रोज है ये विलेय है, तो विलेय क्या है,
आपका सुक्रोज है और सुक्रोज का भार यानी कि स्मॉल डब्लू, विलेय के भार को हम स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है? सुक्रोज दे रखा है 17.1 ग्राम। ओके। और विलायक, विलायक है जल, विलायक क्या है? जल है। जल कितना दे रखा है? जल का भार कैपिटल डब्लू कितना दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है। ओके। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार, विलेय के अणुभार को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का अणुभार, अणुभार को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यहाँ पे विलेय है तो स्मॉल एम। स्मॉल एम कितना दे रखा है? 342 अणुभार। ये विलेय है, विलेय का अणुभार सीधे सीधे सवाल में दे रखा है 342। और हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रखा है। पूछा क्या है? के एफ आपसे पूछा है, ये पूछा है। चलिएगा अब यहां पर ये सूत्र है, ये मेरे पास सूत्र है तो डेल्टा के एफ, डेल्टा के एफ ये हो जाएगा। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.93 गुणा एम, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है? 342। फिर गुणा कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 100। ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा 1000। फिर गुणा, फिर क्या है? स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू की वैल्यू है 17.1। ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर क्या था? डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी? 9.3 ये आ गया। फिर आया स्मॉल एम, स्मॉल एम की वैल्यू 342 ये आ गई 342। फिर कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू की वैल्यू 100 ये 100 आ गया। फिर नीचे क्या है? 1000 ये आ गया 1000। फिर 17.1 क्या आ गया? स्मॉल डब्लू। ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी हैं। अब इसको सॉल्व करना है, ये उत्तर आ जाएगा आपका। सॉल्व करने के लिए मैं दो पार्ट कर ले रहा हूं इसको। डेल्टा के एफ ध्यान से समझो, 10 से 10 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, कितना बचेगा? 0.93 गुणा 342। नीचे कितना बचेगा? 10 बचेगा गुणा 17.1 इतना आ गया। डेल्टा के एफ बराबर 0.93 गुणा 342। अब देखिएगा 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये 171 हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई जब 17.1 में करूंगा तो 171 हो जाएगा। और 171 से ये कट जाएगा, 17 दूनी 34, 1 दूनी 2, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 171 में जब 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 342 आ जाएगा। तो 171 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कुल मिलाकर ये कट गया। तो कितना आ गया? 0.93 गुणा 2 आ गया। यहां पर आपका के एफ, तो के एफ बराबर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18, इतना। एक अंक, 2 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा इतना। ठीक है। तो क्या मात्रक क्या था? मात्रक क्या था? मात्रक पता है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। एक बार चेक कर ले रहा हूं मात्रक क्या था, मात्रक में भूल रहा हूं, हालांकि यही होना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर ले रहे हैं। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमारा मात्रक क्या है? देखिएगा यहां पर मैंने केल्विन की जगह पर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लगाया है? क्योंकि सवाल में आपको, सवाल में आपको ये जो है, ये जो अवनमन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। जब सवाल में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो फिर यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स ही लगाना है। यदि यहां पर केल्विन दे रखा होता तो फिर हम यहां पर केल्विन लगाते। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? वीडियो को लाइक करिए भाई, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं, कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब आती है, पहला पॉइंट आ जाता है आपका झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? यानी किसी ठोस या द्रव की एक पतली पतली परत या बारीक परत, बारीक यानी कि महीन, बिल्कुल एकदम पतली परत को हम झिल्ली कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली मेरे पास कोई कपड़ा है और कपड़े से हम पानी में, मान लीजिए मैंने थोड़ी सी बालू मिला दी, फिर मैंने वो कपड़े से छान दिया,
तो हो सकता है कि मोटा मोटा जो बालू होगा वो ऊपर रह जाएगा, नीचे पानी निकल जाएगा। तो वो परत क्या, जैसे समझो हम चाय 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 बनाते हो चाय, ठीक है, आपको बात को यहां पे ऐसे समझो, चाय तो सभी लोग घर में पीते होंगे। अब चाय जब हमने एक भगोने में, हमारे पास एक भगोना, ये मैंने भगोना बना दिया, इसमें मैंने चाय, अब चाय में मैंने पानी डाला, दूध डाला, और इसमें चाय की पत्ती, मोटे मोटे कण मैंने चाय की पत्ती डाल दी। अब मेरे पास में ये देखिएगा, ये मेरे पास एक क्या है, यहां पर देखिएगा ऐसे, ये मेरे पास एक कप है, एकदम बेहतरीन सा ये मेरे पास कप है। आजकल वैसे आ रहे हैं लेकिन ये स्टील का बना दिया है मैंने। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक मैंने चाय छाननी चलनी रख दी। इस तरह से ये मैंने चाय छाननी एक इस तरीके से चलनी रख दी। अब जैसे ही मैं चाय छानने को इसमें डालूंगा तो ऊपर इसमें क्या होंगे, इस तरीके से छेद होंगे। अब इसमें पानी पानी नीचे आ जाएगा और चाय की पत्ती ऊपर रुक जाएगी, चाय की पत्ती। तो ये जो चाय छाननी चलनी है, ये एक प्रकार की क्या बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी, झिल्ली, जिसमें एक बारीक परत लगी हुई है जो, ठीक है, विलेय और विलायक को अलग अलग कर रही है। तो वही चीज है झिल्ली। झिल्ली समझ में आ गया, यानी कि जो दो पदार्थों को अलग अलग करेगी। तो ऐसे ही एक अर्ध पारगम्य झिल्ली भी होती है। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकाल देती है, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती। जैसे कि जल में मैंने चीनी मिला दी, जल में मैंने चीनी घोल दी और मैंने छाना, तो जल तो नीचे निकल गया, चीनी चीनी ऊपर रह गई। तो ऐसी झिल्ली को मैं क्या बोलूंगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिससे विलायक तो गुजर सके लेकिन विलेय ना गुजरे, ऐसे झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे चलते हैं। परासरण क्या होता है, परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाता है। यानी कि बात को ध्यान से समझो कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी विलायक के अणु, ये देखिएगा, विलायक के अणु देखिएगा, यहां पर है कम सांद्रता, ओके, कम सांद्रता, और यहां पर है अधिक सांद्रता, ठीक है, अधिक सांद्रता। और यहां पर ये क्या लगी हुई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ध्यान से समझो कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। परासरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन में प्रवाहित होते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, परासरण कहलाता है। अब विसरण क्या होता है भाई, विसरण वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही प्रवाहित होते हैं, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। विसरण में क्या होगा, अधिक सांद्रता से विलायक के अणु कम सांद्रता की ओर जाएंगे, वो भी स्वतः ही जाएंगे, किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरूरत नहीं है इसमें। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण। अब विसरण परासरण में अंतर देख लीजिएगा, यहां से समझ लीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, परासरण, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा कोई विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं तो उसे हम परासरण कहते हैं। विसरण क्या है कि विलायक के अणु स्वतः ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, तो उस घटना को विसरण कहते हैं। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, अनिवार्य होती है। विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
अणुओं का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। परासरण में अणुओं का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, जबकि विसरण में विलायक तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि दो दिशाओं में प्रवाह होता है। यदि विलायक के अणु इधर चलेंगे, विलायक के अणु इधर चलेंगे तो विलेय के अणु इधर चलेंगे, बात खत्म। अगला, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, और विसरण में ये क्या है, यहां पर परासरण था, विसरण में क्या होता है, विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें विलायक के अणु जाते हैं, इसमें विलेय के अणु जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिएगा, अब आता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए उत्तरदायी होता है या आवश्यक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यानी कि वह तरल दाब जो विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। बात को ऐसा समझो, एक मेरे पास नली है, ठीक है, एक मेरे पास नली है, यहां पर क्या है? विलयन। यहां पर क्या है? विलयन। विलयन में क्या चीज है? विलायक भी होगा और इसमें विलेय भी होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है? एक झिल्ली लगी हुई है, यहां पर एक झिल्ली लगी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब यहां पर ये जो विलयन भरा हुआ है, इस पर मैं कोई प्रेशर लगाऊं और इस प्रेशर से क्या हो जाए? विलायक अलग हो जाए, विलायक अलग हो जाए, तो इस पर हम इस विलयन पर कितना दाब लगाऊं मैं जिससे अर्ध पारगम्य झिल्ली की से विलायक अलग हो जाए और विलेय अलग हो जाए, तो उस दाब को मैं क्या बोलूंगा? परासरण दाब कहूंगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, एक और परिभाषा, दूसरी परिभाषा, किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को मापने की कुछ अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि एक है बर्कले और हार्टले विधि, एक होती है फेपर विधि, एक होती है मॉरस और फ्रेंजर विधि, एक जीव द्रव्य कुंचन विधि। चलिएगा आगे, अब हम कराएंगे वांट हाफ तनु विलयन का सिद्धांत, ये कराएंगे कल, क्योंकि इसमें काफी सारा फॉर्मूला बनेगा, एक डेरिवेशन सा बनेगा छोटा, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा। ठीक।